परीक्षा परिणाम 100% 100% रहने पर अध्यापकों को बधाई और सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आएगी इसके अंदर, बड़ी मज़ेदार कहानियाँ आएगी इस खिलजी वंश को जब अपन पढ़ेंगे तब। तो पूरा देखिए खिलजी वंश के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खिलजी वंश 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। बलबन के बाद बलबन ने जो उत्तराधिकारी बनाया था, बलबन गुलाम वंश का था और बलबन ने अपना उत्तराधिकारी जो था, बलबन ने तो अपना उत्तराधिकारी के खुसरो को बनाया। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी के खुसरो को बनाया, लेकिन अमीरों ने बलबन की मृत्यु के बाद के खुसरो को शासक बनाने की बजाय कैकुबाद को बना दिया। यानी बलबन के बाद अगला बलबन का जो उत्तराधिकारी था वो कैकुबाद था। कैकुबाद को लकवा हो गया। उसके बाद उसका बच्चा क्यूमर्स राजा बना, शासक बना। और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी राजवंश की स्थापना की थी, जिसे हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। जब इन्होंने खिलजी राजवंश की स्थापना की तो इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने अपनी राजधानी कीलोखरी बनाया। इसके पीछे का रीजन देखिए, राजधानी जो थी इनकी वो कीलोखरी, दिल्ली के पास में एक जगह का नाम है। इसके पीछे का रीजन ये था कि बलबन के राजवंश की हत्या की तो दिल्ली की जनता नाराज थी। इस वजह से जलालुद्दीन खिलजी नहीं चाहते थे कि वो नाराज जनता के सामने जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कीलोखरी को बना के रखा। इनके समय में ही बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, लेकिन इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने माफ कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी उदार व्यक्तित्व के धनी थे। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने चोर लुटेरों को अपने यहाँ दावत दी थी। चोर लुटेरों को दावत दी और कहा कि अब मेरे राज्य से तुम चले जाओ। इन्होंने एक सैनिक का अभियान किया था 1291 में, अपने राजस्थान पर ही रणथंबोर पर। रणथंबोर पे जब उन्होंने सैनिक अभियान किया तो इसमें बहुत सारे मुस्लिम सैनिक मारे गए। और जब बहुत सारे मुस्लिम सैनिक मारे गए तो इनसे रहा नहीं गया। और इन्होंने जब नहीं जीत पाए किले को, रणथंबोर के किले को, तो इन्होंने कहा था कि ऐसे रणथंबोर जैसे, यानी ऐसे 100 किले मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। रणथंबोर का किले के बारे में उन्होंने कहा था कि ऐसे 100 किले मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। और इस सैनिक अभियान से वो इतना हाथ हुआ कि उसके बाद उसने कोई सैनिक अभियान भी नहीं किया। इनके समय में मंगोल आक्रमण हुआ था और मंगोल आक्रमण होने के बाद जब मंगोल परास्त हो गए तो उलूग खां के नेतृत्व में, नाम याद रखना, उलूग खां के नेतृत्व में मुसलमान जो मंगोल थे उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। उलूग खां के नेतृत्व में मंगोलों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया। और ये मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था वो नवीन मुसलमान कहलाए। वे मंगोल जो उलूग खां के नेतृत्व में जिन्होंने इस्लाम ग्रहण किया था नवीन मुसलमान कहलाए। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह उलूग खां के साथ कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह उलूग खां के साथ कर दिया था। इनके समय की और महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। इन्होंने सिद्दी मौला को मृत्युदंड दिया था। सिद्दी मौला को मृत्युदंड दिया था। इसके पीछे मृत्युदंड देने का कारण था कि कहा जाता है कि सिद्दी मौला ने इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, लेकिन षड्यंत्र रचा था इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन खिलजी ने इनको मृत्युदंड दिया था। इनके समय इन्होंने एक विभाग बनाया था, दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ, जिसका काम था व्यय के लेखों जोखों का हिसाब किताब रखना। यानी जो व्यय हैं, व्यय के लेखों जोखों का कार्य करता था। विभाग बनाया था इन्होंने नया, उस विभाग का नाम है दीवान ए वकूफ। 1296 में, वैसे उदार व्यक्तित्व का धनी था जलालुद्दीन खिलजी, अच्छा शासक था, लेकिन 1296 में इसकी हत्या इसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इनकी हत्या की तब वो
ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा ही था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 में हत्या की तब वो कड़ा का गवर्नर था। कड़ा का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा और साथ साथ में माणिकपुर का भी, कड़ा और माणिकपुर का गवर्नर था। बस अलाउद्दीन खिलजी समाप्त। अलाउद्दीन खिलजी के बाद नया शासक बन जाएगा, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी समाप्त। जलालुद्दीन खिलजी के बाद नया शासक बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अलाउद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन के बाद अपन लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके 1296 में ये शासक बना था और 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। ईस्वी में 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके जो बचपन का नाम था, सबसे पहले अपन इसके बचपन का नाम देखेंगे। बचपन का नाम था अली। इसके बचपन का नाम था अली गुरसस्प। ये इसके बचपन के नाम हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की, उसमें वो कड़ा का सा गवर्नर था, तो जाहिर सी बात है इसका जो राज्याभिषेक होगा, पहला राज्याभिषेक हुआ था कड़ा में। पहला इसका राज्याभिषेक हुआ था कड़ा में। उसके बाद फिर दोबारा इसका राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में। जब ये दिल्ली में इसने प्रवेश किया तो इसने जनता को भरपूर धन बांटा था। जब कड़ा का गवर्नर था, वहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ, तो वहाँ से जब दिल्ली आया तो लोगों के बीच में इसने धन बांटा था। हर किसी राजा की इच्छा होती है कि वो पॉपुलर होने के लिए, जनता के बीच में प्रसिद्धि पाने के लिए उसने लोगों के बीच में धन बांटा था। इसकी दो बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। बहुत ही शानदार बातें यहाँ से निकलेगी। इसकी दो बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। पहली थी नए धर्म की स्थापना करना। नए धर्म की स्थापना करना इसकी पहली महत्वाकांक्षा थी। और दूसरी महत्वाकांक्षा थी विश्व विजय। विश्व विजय करना। पहली का तो कुछ ज्यादा पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन दूसरी जो विश्व विजय का सपना पूरा करने के लिए इसने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी। एक इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी की उपाधि। विश्व विजय के सपने को पूरा करने के लिए इसने उपाधि धारण की थी। और उसके बाद ये जाके मिलता है दिल्ली के कोटवाल अला उल मुल्क से। दिल्ली का कोटवाल था, याद रखना, अला उल मुल्क दिल्ली का कोटवाल। जब ये अला उल मुल्क से जाकर के मिलता है अलाउद्दीन खिलजी और अपने महत्वाकांक्षा के बारे में बताता है कि मैं विश्व विजय करना चाहता हूं, तो अला उल मुल्क ने समझाया, भाई साहब रहने दो, अपने से ये काम नहीं होता है। राजस्थान कुल मिला के भारत को जीत लो ना, वही बढ़िया है। वो इतना कर लो तो खूब है, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा कर भाई। उसके बाद कहा जाता है कि जैसे ही वो अला उल मुल्क से मिला, उसके बाद उसने विश्व विजय का सपना छोड़ दिया। अच्छा हुआ उसने विश्व विजय का सपना छोड़ा, अन्यथा लेने के देने पड़ जाते। भारत में पूरे भारत को ही नहीं जीत पाए भाई, विश्व विजय का सपना खाने का काम थोड़ी है। तो उससे मिलने के बाद इसने दिल्ली जो विश्व विजय का सपना था इसका, वो छोड़ दिया। लेकिन महत्वाकांक्षी शासक था, तो जाहिर सी बात है कि ये कई हिस्सों पे भारत के आक्रमण करेगा। सबसे पहला आक्रमण और दूसरे सभी आक्रमणों का कारण एक ही था, वो था गुजरात का आक्रमण। सभी आक्रमणों का कारण बनेगा और इसका प्रभाव सभी आक्रमणों पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं गुजरात आक्रमण ही सब आक्रमणों का पीछे का कारण बनेगा। मैं वैसे ही राजस्थान का मानचित्र बनाने का हुनर मेरे अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। लो जी, राजस्थान बना लिया। यहाँ दिल्ली पड़ता है, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ गुजरात। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पे आक्रमण करना चाहता है। गुजरात का शासक था, मैं नाम भी लिख देता हूँ साथ में। गुजरात पे शासन था कर्णदेव का। यहाँ है जालोर। जालोर के राजा थे कान्हड़देव। यहाँ है मेवाड़। मेवाड़ के राजा थे रतन सिंह। यहाँ है जैसलमेर। सभी आक्रमणों के पीछे कहीं न कहीं गुजरात ही कारण रहेगा। और यहाँ मैं नाम लिखता हूँ रणथंबोर। और रणथंबोर का शासक था हमीर। अब देखिए,
दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी। नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना देके भेजा। दिल्ली से सेना जा रही थी तो सीधा रास्ता जालौर होके पड़ता है। जैसे ही सेना जालौर होके जाने लगी, अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया कि सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण करने जा रहे हैं और हम जालौर से होके जाने दे, कतई संभव नहीं है। यानी कि पहली गुजरात आक्रमण पे जा रहे हैं, पहली दुश्मनी हो जाती है जालौर से। अभी तक गुजरात पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन जालौर से दुश्मनी हो गई, यानी कि यहाँ भी आक्रमण पक्का है। फिर ये सेना यहाँ से मेवाड़ होते हुए गुजरती है और गुजरात पे आक्रमण करती है। गुजरात में भयंकर लूटपाट मचाई जाती है। गुजरात का शासक कर्णदेव वहां से भाग जाता है और कर्णदेव की जो पत्नी होती है वो अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर लेती है। गुजरात अभियान का नेतृत्व किया था नुसरत खां ने। गुजरात अभियान का नेतृत्व किया था नुसरत खां ने। गुजरात से क्या क्या चीजें मिली? तो पहले तो सबसे बड़ी चीज जो इनको मिली थी वो मिला था मलिक काफूर। एक गुलाम था जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान है, उस दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इसके अलावा इस कर्णदेव की बेटी थी, उससे शादी भी मलिक काफूर ने ही की थी। और मलिक काफूर का प्रभाव अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर इतना पड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के कहने से अलाउद्दीन खिलजी के 2 बेटे खिजर खां और शादी खां को फांसी की सजा दी थी। इसी मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने 2 बेटों को फांसी की सजा दी थी और मुबारक खिलजी को जेल में डाला था, इसी मलिक काफूर के कहने पर। इसके अलावा कर्णदेव की जो पत्नी थी उसने अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर ली। यह आक्रमण हुआ था 1298-99 में। और जब गुजरात पे आक्रमण किया तो जैसलमेर वालों के पास घोड़ों की कमी थी। जैसलमेर वालों ने जैसे ही देखा कि यहाँ जो अलाउद्दीन की सेना यहाँ पे घोड़े लेके आई, तो जैसलमेर की सेना ने यहाँ से घोड़े चुरा लिए अलाउद्दीन के। तो आक्रमण का कारण देखिए यहाँ बन रहा है। जो जैसलमेर के सैनिकों ने अलाउद्दीन के जो सेना थी उसके अंदर से घोड़े चुरा करके जैसलमेर ले जाता है। जैसे ही गुजरात विजय की, मलिक काफूर भी इनको मिल गया सब, और गुजरात को भयंकर लूटपाट मचाई गई थी। और एक दुश्मनी जैसलमेर से होगी, दूसरी दुश्मनी जब गुजरात विजय करके ये जा रहे थे तो जालोर के पास ही जा रहे थे। वो जालोर का इतिहास नाम से मैंने यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा रखा है, उसमें तुम जालोर आक्रमण का और मेवाड़ आक्रमण का विस्तृत तौर पे अध्ययन आप देख सकते हो। इस वीडियो में अपन विस्तृत तौर पे तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करेंगे। गुजरात से ये जा रहे थे तो खुम्स को लेकर, एक शब्द है खुम्स, लूटा हुआ माल होता है उसे कहते हैं खुम्स। लूटे हुए माल को खुम्स कहते हैं। अलाउद्दीन से पहले के जो शासक थे उसमें रूल्स ये था कि 80% तो रखेंगे सैनिकों के पास और 20% राजकोष में जमा किया जाएगा। पहले रूल्स ये था, लेकिन अलाउद्दीन ने इसे बदल दिया। अलाउद्दीन ने बदला कि 80% तो राजकोष में जाएगा और 20% सैनिकों के पास जाएगा। इस बात को लेकर के विवाद हो जाता है। और मंगोल 2 सेनापति थे अंदर, एक का नाम था मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम था केहब्रू। ये दोनों ही विद्रोह कर लेते हैं, लूटे हुए माल को लेकर के भाग जाते हैं और ये दोनों ही भाग के जाते हैं रणथंबोर में हमीर के पास। रणथंबोर में ये दोनों ही हमीर के पास जाते हैं। देखिए यहाँ पे दुश्मनी, जैसलमेर से दुश्मनी हुई, जालोर ने आने नहीं दिया तो जालोर से दुश्मनी हुई, और जब लूटे हुए माल को लेके जा रहे थे तो उस विवाद को लेकर के ये दोनों ही केहब्रू और मोहम्मद शाह चले जाते हैं रणथंबोर। यानी रणथंबोर से भी दुश्मनी हो गई। यानी गुजरात का जो आक्रमण था कहीं न कहीं जालोर आक्रमण का, जैसलमेर आक्रमण का, रणथंबोर आक्रमण का कहीं न कहीं कारण यही था। तो गुजरात अभियान के बाद जैसलमेर पे 1299 में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके पश्चात रणथंबोर पे आक्रमण करता है। रणथंबोर पे आक्रमण के समय हमीर के नेतृत्व में शाका होता है, हमें रंग देवी के नेतृत्व में जौहर रचाया जाता है। रंग देवी के नेतृत्व में जौहर रचाया जाता है और ये जौहर जल जौहर था। रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर किया जाता है रणथंबोर में, और इस बात का उल्लेख अमीर खुसरो की किताब खजाइनुल फुतूह में भी किया गया है। रणथंबोर के बाद मेवाड़ पे आक्रमण होता है रानी पद्मिनी के लिए। जो रानी पद्मिनी वाले जो वीडियो हैं
मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप पूरी कहानी देख सकते हो। 1301 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम भी वो खिजराबाद रखता है, लेकिन फिर खिजर खां वहाँ से चला जाता है छोड़ करके। उसके बाद 1308 में सिवाना पे आक्रमण होता है, क्योंकि जालौर की कुंजी सिवाना कहा जाता है। पहले जालौर पे आना है तो सिवाना पे अधिकार करो। सिवाना का शासक उस समय शीतल देव था। तो 1308 में सिवाना पे आक्रमण होता है, और फिर 1311 में जालौर पर आक्रमण किया जाता है और जालौर पे अधिकार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं तुम देख सकते हो कि गुजरात का आक्रमण, गुजरात पे जो आक्रमण हुआ था वो कहीं ना कहीं जैसलमेर के ऊपर आक्रमण का भी कारण था, जालौर के ऊपर आक्रमण का भी कारण था, मेवाड़ के ऊपर, क्योंकि मेवाड़ से होकर सेना आई थी। तो मेवाड़ का कुल मिला के इतिहास इनको पता चल गया था, और मेवाड़ का जो राघव चेतन नामक व्यक्ति था वो इनसे जाके मिल गया था। और रणथंबोर पे तो ये दोनों मोहम्मद शाह और कैब्रू, ये दोनों भाग के यहाँ चले गए थे। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात था वो अन्य आक्रमणों का भी कारण बनेगा, और जो गुजरात से मलिक काफूर मिला वो दक्षिण अभियान में काम आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं गुजरात ही था जो इन सब आक्रमणों के पीछे की मूल जड़ थी। तो आगे अपन बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, दक्षिण भारत पर अभियान या दक्षिण अभियान अपन लिख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अभियान किए। इससे पहले किसी भी शासक ने दक्षिण भारत पे आक्रमण नहीं किए। दूसरी बात, जो दक्षिण अभियान किए इसका उद्देश्य दक्षिण भारत पर अधिकार करना नहीं था, यहां से सिर्फ धन लूटा गया और वहां के शासकों के पास अधीनता स्वीकार करवाई गई, यानी कि वहां पे अधिकार नहीं किया गया था। दक्षिण भारत में वैसे ही बना लेता हूं, नीचे नीचे वाला भारत आ जाएगा, ये श्रीलंका आ गया, नीचे नीचे वाला भारत बना लिया, वहीं से देखेंगे। यहाँ पड़ेगा देवगिरी। 1307 में मलिक काफूर, ये जो चारों ही आक्रमण होंगे दक्षिण भारत पे, चारों का नेतृत्व तो मलिक काफूर ही करेगा। 1307 में देवगिरी पे आक्रमण किया गया। देवगिरी का शासक था रामचंद्र यादव। देवगिरी का शासक था रामचंद्र यादव। इसने अधीनता स्वीकार कर ली, धन वन लेकर के मलिक काफूर यहां से चला जाता है। 1308 में वारंगल पर आक्रमण किया जाता है। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव, ये काकतीय वंश का था। प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश का था। इसी वारंगल आक्रमण से मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा मिलता है। प्रताप रुद्रदेव कोहिनूर का हीरा इन्हें देते हैं। यहां पड़ता है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का शासक था वीर बल्लाल थर्ड। वीर बल्लाल थर्ड यहाँ का शासक था, और वंश था होयसल वंश। होयसल वंश का शासक वीर बल्लाल थर्ड था। यह भी दीनता स्वीकार कर लेता है। और यहाँ है मदुरै, जिसे वर्तमान में मदुरै कहा जाता है। मदुरै के ऊपर पांड्य वंश का शासक था। पांड्य वंश शासन करता था। दो भाई थे, उन दोनों भाइयों का नाम है सुंदर पांडे और वीर पांडे। वीर पांडे और सुंदर पांडे। अलाउद्दीन खिलजी को सबसे ज्यादा धन मदुरै से मिलता है, क्योंकि वीर पांडे और सुंदर पांडे मदुरै को छोड़ करके भाग जाते हैं। यहाँ पर जबरदस्त लूटपाट मचाई जाती है, और सबसे ज्यादा धन जो दक्षिण अभियान में मिलता है वो मिलता है मदुरै से। बस ये थे अलाउद्दीन के अभियान। इससे आगे बढ़ते हैं अब अलाउद्दीन के सुधारों की तरफ। अलाउद्दीन एक अच्छा प्रशासक भी था। उसने बहुत सारे सुधार किए थे प्रशासन के अंदर। तो क्या सुधार किए थे वो देखते हैं। सबसे पहले इसने विद्रोह को रोकने के लिए, उस समय विद्रोह राजा के खिलाफ ज्यादा होते रहते थे, इसलिए इसने विद्रोह को रोकने के लिए एक तो जितने भी अमीर थे उनकी अगर शादी है तो शादी से पहले राजा अलाउद्दीन के पास, यानी शासक जो अलाउद्दीन है उसके पास अनुमति लेना जरूरी कर दिया। दूसरा, इसने शराब गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि आपस में बैठ के शराब वराब नहीं पी सकते। बहुत अच्छी बात थी कि शराब की गोष्ठियों पर उस समय भी प्रतिबंध लगा हुआ था। हाँ, आज भी शराब एक बुरी चीज है, शराब की लत बुरी है, इसे छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ इसने जो भूमध्यस्थ थे, दलाल थे बीच में, उनके अधिकार भी उसने कम कर दिए थे, उन पे भी उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो विद्रोह को रोकने के लिए उसने 3 नियम बनाए थे। उसके अलावा इसके सुधार थे। सुधार देखते हैं, जैसे सैनिक सुधारों की बात करें
तो सैनिकों में क्या क्या सुधार किए? एक तो सैनिकों को एक वेतन भोगी सेना बनाया, सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाने लगा, एक नियमित सेना बनाई। उससे पहले नियमित सेना होती नहीं थी, नियमित सेना बनाई, वेतन भोगी सेना बनाई, और सैनिकों का हुलिया लिखवाया गया। सैनिकों का हुलिया लिखवाने की परंपरा शुरू कर दी, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी, और इसके साथ ही साथ एकता प्रथा बंद कर दी। इसने एकता प्रथा, एकता क्या है? इल्तुतमिश ने ये एकता प्रथा शुरू की थी। एकता से तात्पर्य है जब किसी भी अधिकारी को वेतन के बदले में भूमि दी जाती है, वेतन के बदले में जब भूमि दी जाती है तो उसे अपन एकता कहते हैं। तो इल्तुतमिश ने एकता प्रथा शुरू की थी, अलाउद्दीन ने इसे बंद कर दिया, और अधिकाधिक, न सिर्फ एकता प्रथा को बंद किया, अधिकाधिक भूमि को खालसा घोषित करना शुरू किया। अब खालसा क्या होता है? खालसा से तात्पर्य ऐसी भूमि जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हो, यानी कि केंद्र सरकार का जिसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार हो, जो राजा के नियंत्रण में भूमि हो, उस भूमि को कहेंगे खालसा भूमि। इसके अलावा इसने दो नए कर लगाए, दो नए कर लगाए, एक तो घरी और दूसरा चरी। लो भाई, दो नए कर लगाए, घरी और चरी। घरी से तात्पर्य गृह कर, और चरी से तात्पर्य है जो चरागाहों में कर लिया जाता है, उस कर से तात्पर्य चरी कर। उसके अलावा बाजार व्यवस्था इसने प्रारंभ की। इसकी बाजार व्यवस्था बहुत शानदार थी। बाजार व्यवस्था में इसने मूल्य निर्धारित कर दिए, फिक्स कर दिए कि उसके बाद इसके पूरे शासनकाल में किसी भी प्रकार से मूल्यों में परिवर्तन नहीं आएगा। मिलावटखोरी को अपराध घोषित कर दिया, और इसके लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान रखा। यानी कि इसके इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार भी किए, भू राजस्व, और साथ ही साथ एक और बात बताऊंगा, इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, मापन करवाया, और भूमि की पैमाइश के लिए 20वां, भूमि की पैमाइश, पैमाना था 20वां, यानी 1 बीघे का 20वां भाग, उस आधार पर भूमि की पैमाइश। फिर भाई कितने दिन रहेंगे, आए हैं सो जाएगा राजा रंग फकीर। अलाउद्दीन जी टपक गए। अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर का बहुत प्रभाव था, इसलिए मलिक काफूर शहाबुद्दीन उमर को शासक बनाता है। शहाबुद्दीन उमर को शासक बनाता है, लेकिन शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन जाता है खुद मलिक काफूर। लेकिन मुबारक खिलजी, जिसे जेल में डलवाया था मलिक काफूर ने, मुबारक खिलजी पहले मलिक काफूर की हत्या करता है, और फिर शहाबुद्दीन उमर की भी हत्या करके मुबारक खिलजी खुद शासक बन जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक और नया शासक बना, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी कुछ विशेष बातें, ये सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने खलीफा की मान्यता को स्वीकार नहीं किया, और इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसका शासनकाल था 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया, खलीफा की मान्यता को चुनौती दी थी, और इन्होंने एक ऊषा मस्जिद बनाई थी भरतपुर में, ऊषा मस्जिद का निर्माण करवाया था भरतपुर में। मुबारक खिलजी की हत्या इन्हीं के एक दोस्त थे जिसका नाम है खुसरो शाह। ये 4 महीने शासन करता है, सिर्फ 4 महीने, 1320 में। खुसरो शाह एक गुजरात के हिंदू थे, इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। खुसरो शाह ने मुबारक खिलजी की हत्या करके खुद शासक बन गए थे। इन्होंने वापस खलीफा को मान्यता दी और खुद को खलीफा का सेनापति घोषित किया था। इनकी हत्या फिर कर देंगे गाजी मलिक। भाई जैसा पेड़ बोओगे वैसा काटोगे। मुबारक खिलजी ने शहाबुद्दीन उमर की हत्या की थी और मलिक काफूर की हत्या की थी। मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो शाह कर देंगे। खुसरो शाह ने इनकी हत्या की तो खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक कर देगा। यानी जैसा पेड़ काटो, जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये खिलजी वंश? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।